हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम फिलिप के हिट्टी की लिखी हुई एक तारीखी एक हिस्टोरिकल स्टोरी पढ़ने वाले हैं। दैट इज द जूल ऑफ द वर्ल्ड। फिलिप के हिट्टी was born in 1886 and died in 1978। इसके पास डुअल सिटीजनशिप थी, डुअल शहरियत थी इसके पास, मोरक्को और यूएसए की। और जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये इंटरमीडिएट की बुक से लिया गया है और इसका नाम द जूल ऑफ द वर्ल्ड है। अब इस पे टाइटल पे जरा गौर करें। टाइटल में एक सिमिट्री पाई जाती है। कैसे? देखिए, दी डेफिनेट आर्टिकल है, इधर भी दी डेफिनेट आर्टिकल है। जूल 5 लेटर से बना है, JEWEL, और वर्ड भी 5 लेटर से बना है। द जूल और द वर्ड दोनों एक जैसे हैं और ऑफ preposition है। देयर इज मच सिमिट्री इन द टाइटल। सो इस स्टोरी में है क्या? ये एक तारीखी स्टोरी है कि मुसलमानों का स्पेन में दौर कब शुरू हुआ, कब तक रहा। इसलिए इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी बैक हिस्ट्री पे जाना होगा। अभी हम स्टोरी शुरू नहीं कर रहे चूंकि ये स्टोरी बगैर पसे मंजर के, बगैर बैकग्राउंड के आपको नहीं समझ आएगी। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इनका दौर कब से कब तक शुरू हुआ था। आपको पता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी जो थे 11 हिजरी को वो फौत हुए थे। उनके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू होता है। और ये भी आपको पता है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरे हजरत उमर, और तीसरे हजरत उस्मान, और चौथे हजरत अली। उसके बाद थोड़ी देर 6 महीने के लिए हजरत हसन जो थे वो खलीफा रहे थे। यूं कह लें 5 खलीफा। अब इनके बाद जो दौर शुरू हुआ था वो मलूकियत का दौर था। उससे कहते हैं उमैया दौर, उमवी दौर, बनु उमैया का दौर। चूंकि ये अबू सुफियान की औलाद यानी कि अमीर मुआविया इसका पहला सरबरा बना था, अमीर मुआविया। और अमीर मुआविया के बाद ये 89 ईयर तक ये दौर रहा। कौन सा दौर? उमवी दौर, उमैया का दौर, उमैया डायनेस्टी। ये 89 यानी कि तकरीबन 90 साल तक इनका दौर रहा। इनके पहले हुक्मरान जो थे वो बनु उमैया थे और अमीर मुआविया थे, और आखिरी जो थे वो मरवान थे। इसके बीच में 14 जो लोग जो थे वो हुक्मरान बने। इनमें 10वें हुक्मरान की बात आपको करूंगा, हशाम बिन अब्दुल मलिक। इसका नाम आपने याद रखना है क्योंकि इसी के पोते यानी कि ग्रैंड सन की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं अब्दुल रहमान की। कौन था वो? अमवी खलीफा का, अमवी खानदान का 10वां जो खलीफा था, 10वां जो हुक्मरान था हशाम बिन अब्दुल मलिक, उसका पोता अब्दुल रहमान, जिसकी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। अब्दुल रहमान 5 साल का था जब इसके अब्बू फौत हो गए, और इसके बाद इसके दादा ने इसको घुड़सवारी सिखाई, तलवार चलाना सिखाई, जंगी फनून सिखाई इसको, और इसी तरह इसको इस काबिल बनाया। अब आपको पता है कि अमवी खानदान, मैंने कहा था 90 साल तक रहा, और मैंने दौर लिखा है। वो अमवी खानदान जो था 661 से लेकर 750 तक इनका दौर रहा है। इसके बाद अगला दौर शुरू होता है, उसका नाम है अब्बासी खिलाफत, अब्बासी दौर, अब्बासीड डायनेस्टी कहते हैं इसको। ये दौर जो था 750 AD से लेके 1258 तक रहा था। यानी यूं कह लें कि ये दौर काफी बड़ा दौर था। 508 ईयर, 508 साल तक अब्बासी खलीफा रहे हैं, अब्बासी दौर रहा है, जिसके कुल 22 बादशाह है, 22 हुक्मरान है। लेकिन इसका पहला हुक्मरान जो था 750 में आया था, जहां से आपकी स्टोरी खुलती है। अभी ये सारी बैकग्राउंड बताने के बाद अब आप चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी जहां खुलती है, पहला सेंटेंस उसका है, वो ये लिखा मैंने, ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज इट वाज 750। मैंने बताया ना 750 में उमैया दौर खत्म हो गया था और अब्बासी दौर शुरू हुआ था। लेकिन ऐसे दौर नहीं खत्म होते कि एक बटन दबाया बिजली का और दौर खत्म हो गया। खत्म होते होते इलाके फतह करते करते कुछ टाइम लगता है। अमवी दौर खत्म हो गया। अब्बासी खलीफा ने 750 में बगदाद का जो शहर, जिसे बगदाद इराक का शहर, उन्होंने उसको अपना दारुल खिलाफा बनाया। चूंकि आपको पता है कि उमवी दौर में जो खिलाफत थी या दारुल खिलाफा था वो दमिश्क था, शाम का शहर था। इन्होंने अब्बासी खानदान ने अपना दारुल हुकूमत बदल दिया और वहां से वो बैठ के कमांड कर रहे थे। उनका पहला अलसफा
नामी हुक्मरान आया था अब्बासी का, उसने आते ही उमवी खानदान पर जुल्म ढा दिया। उनकी लाशें कब्रों से निकाल कर उनके टुकड़े किए गए, उनके ऊपर घोड़े दराए गए, बेहुरमती की गई, और जो उमैया खानदान का बंदा नजर आता था उसको ये मार देते थे। और ये बात है 750 की। अब जब ये 750 में वो काबिज हुए, कौन? अब्बासी खानदान। शाबाश, अब्बासी खानदान काबिज हुए। उन्होंने उमवी खानदान के लोगों को, इनके जानने वालों को, इनकी फेवर करने वालों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। उस वक्त जब ये बलवाई, जब ये अटैक हुआ, जब ये चेंज आई, 750 की बात कर रहा हूं, उस वक्त जिसकी हम बात करने जा रहे हैं अब्दुर्रहमान, ये इसकी जगीर थी दरिया फरात के किनारे, शाम में दरिया फरात के किनारे इसकी जगीर थी। ये वहां आया हुआ था अपनी बीवी के साथ, बच्चे के साथ, इसका भाई भी वहां साथ था। पीछे से अटैक हुआ, पीछे से कब्जा हो गया, उन्होंने अब्बासी खानदान आ गया 750 में। तो जब 750 में, पहला सेंटेंस आप देख लें पहले, इट वॉज 750 दैट द उमैया डायनेस्टी इज दमिश्क। दमिश्क में, चूंकि उनका दारो खिलाफा दमिश्क था, मैं आपको बता चुका हूं, उमैया का, वाज ओवरथ्रोन बाई अब्बासी फैमिली। अब्बासी फैमिली ने उसको बाहर निकाल किया और खुद इक़्तिदार पे काबिज हो गए। 750 की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त जिसकी हम बात करने वाले अब्दुर्रहमान, मैंने बता चुका हूं कि उमैया खानदान का 10वां जो हुक्मरान था वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, और हिशाम का ये पोता था अब्दुर्रहमान अव्वल कह लें, क्योंकि उसके बाद अब्दुर्रहमान 2 भी आया, अब्दुर्रहमान 3 भी आया फिर। तो हम बात कर रहे हैं अब्दुर्रहमान 1 की, बाकी स्टोरी हम छोड़ रहे हैं। स्टोरी में 2 बातें बताई गई हैं टोटल, कि अब्दुर्रहमान अपनी जान बचाकर कैसे भागा, कैसे जाके उसने स्पेन पे कब्जा किया, कैसे जाके स्पेन का बादशाह बना, फिर उसने वहां जाके रिफॉर्म्स क्या क्या की, इस्लाहात क्या क्या की। तो 2 बातें टोटल इसमें आपको मिलेंगी, इसके जाने का हाल पार्ट 1, फिर वहां जाके इसने जो रिफॉर्म्स की हैं। तो अब ये वहां से जब ये दरिया फरात के किनारे में आपको कहा है अपनी जगीर पे आया हुआ था, और जब इसको पता चला कि अटैक हो गया है और उमवी खानदान को चुन चुन के मारा जा रहा है, फिर ये वापस नहीं गया। फिर ये वहां पे दरिया फरात के किनारे कुछ जिप्सी रहते थे, नोमैडिक रहते थे, उनके अंदर ही अपना खैमा लगा के ये बैठ गया। इसका भाई भी साथ था, इसका बेटा भी साथ था। वाइफ का यहां जिक्र नहीं किया गया और इसलिए उसका हमें कुछ पता नहीं है, हम उसको मेंशन भी नहीं करेंगे। तो जो बात आपकी बुक में है मैं कोशिश करता हूं वही आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव बनने हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर बनने हैं। सो वहां ये टेंट में बैठ गया। एक दिन इसके बच्चे ने आके बताया कि काले झंडे वाले कुछ फौजी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। काले झंडे अब्बासिया खानदान के थे। इसका मतलब था कि अब्बासी खानदान इसके पीछे लगा होगा इसको मारने के लिए, और वो वहां तक पहुंच गए थे। इसने फौरी तौर पे अपने बेटे को अपनी कमर पे सवार कराया और दरिया फरात में छलांग लगा दी। ये दरिया फरात का लेफ्ट किनारा था, शिमाल की तरफ। लेफ्ट किनारे से ये जिसे कहते हैं दूसरे किनारे पर जाना शुरू हो गया, राइट की तरफ जाना शुरू हो गया। इसके भाई ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन ही वॉज नॉट अ गुड स्विमर। वो तैरना अच्छी तरह नहीं जानता था, डूब सकता था। अब पीछे अब्बासी खानदान के फौजी भी आ गए थे, वो दरिया के किनारे खड़े थे। उन्होंने उसको आवाज दी कि वापस आ जाओ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको माफ कर दिया जाएगा। उसका भाई जो था इनकी बातों में आ गया, भाई वापस आ गया। भाई को उन्होंने कत्ल कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया, लेकिन ये अपने बेटे को लेकर दरिया पार करके दूसरी तरफ चला गया, यानी कि जुनूब की तरफ चला गया, शुमाल से जुनूब की तरफ चला गया। अब इसका थोड़ा सा हाल है कि कैसे गया। वो बताया था कि अफुट पैदल गया, ज़ाहिर है पैदल ही जाना था। फ्रेंडलेस, उसका कोई दोस्त नहीं था उसके पास। पेनीलेस, वो गरीब था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। सेट आउट साउथ वर्ल्ड, वो साउथ की तरफ रवाना हुआ, साउथ वर्ल्ड की तरफ, और वो चलता हुआ फलस्तीन पहुंच गया। यहां से उसको एक दोस्त मिला था। दोस्त नहीं, असल में इसके वालिद का एक गुलाम था जिसका नाम था बदर। उसके पास कुछ इसकी बहन के कुछ जेवर थे, कुछ अशरफियां थी, उसने इसको दी, इसके साथ हो लिया। अब इनके पास थोड़ा सा माल आ गया था, खर्च भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये पता है कि अब्बासी खानदान के जासूस इनके पीछे लगे हुए थे और वो इनको ढूंढ रहे थे जगह जगह, गली गली, नगर नगर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना भेस बदला। कभी ये फकीर बन जाते, बैगर बन जाते, कभी ये किसान बन जाते, कभी ये जिसे कहते हैं ना कि शेफर्ड बन जाते, चरवाहे बन जाते,
और कभी ये झुग्गियों वाले बन जाते, जिप्सी बन जाते, नोमैडिक बन जाते, उनके ऊंट चराते। इसी तरह करते करते ये फ़लस्तीन का इन्होंने सफ़र शुरू किया। कुछ देर मिस्र में रुके, मिस्र से आगे चलते हुए ये शुमाली अफ्रीका पहुंच गए। शुमाली अफ्रीका का जो गवर्नर था वो इनकी फेवर में था, लेकिन जब उसको पता चला कि ये अब्दुर्रहमान जो है ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक का पोता है, उसने सोचा कि ये तो इक़्तिदार पे आएगा तो मेरा इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा उसने गद्दारी की, उसने इसको पकड़ के अब्बासियों के हवाले करना चाहा, इसकी जिंदा या मुर्दा। इसको इस बात का बिफोर टाइम पता चल गया। इस पे असैसिनेशन का अटैक हुआ, कत्ल का हमला हुआ, लेकिन ये बाल बाल बच गया। एट द निक ऑफ द टाइम, यूं कहते हैं एट द 11th आवर, ये वहां से भाग निकला। और वहां एक औरत थी, बर्बर एक कबीले की एक औरत थी, उसने इसको अपने घर में पनाह दी। अपने घर में पुराने कपड़े पड़े हुए थे, वहां छुपा के ऊपर कपड़े डाल दिए घर के। इसी तरह इसकी जान बख्शी हुई। फिर ये स्यूटा पहुंच गया। स्यूटा एक इलाका है, एक बंदरगाह भी है, इलाका भी है नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका का। अब वहां से इसको पता चला कि जो इसकी वालदा थी ना, वो भी एक बर्बर कबीले की जनाना शाख थी। शाख की एक इसकी वालदा बर्बर कबीले की एक जनाना शाख की थी, यानी कि इसकी माँ जो थी वो बर्बर थी, वो भी नॉर्थ अफ्रीका से थी। अब जब उनको पता चला, इसके यूं कह लें मामू कह लें, अब ननिहाल और मामू, उनको पता चला कि ये हमारा ही जो है ना नवासा है, ये हमारा ही ग्रैंडसन है, उन्होंने इसको शेल्टर दी, पनाह दी, अपने पास रखा, इसकी हेल्प की और इससे कहा कि हम हर तरह के आपके साथ हैं। उसने वहां रह के हालात का जायजा लिया। वहां 10 किलोमीटर समुद्री सफर के बाद स्पेन का इलाका शुरू हो जाता था। इसने जो इसके साथ आदमी था, बदर नामी गुलाम, इसके अबू का गुलाम, उसको पहले भेजा कि हालात का जायजा लेके आए, आप मुझे आके बताएं कि ये क्या है, मैं वहां जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। वो बोट पे गया, वहां जाकर उसने देखा शाम के कुछ दस्ते, चूंकि शामियों को, शामी दस्ते उमैया खानदान के थे ना, जिनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे उबासी। अब वो कुछ दस्ते छुप कर ना उंदलस के जनूब में बैठे हुए थे। स्पेन के शहर उंदलस के जनूब में कुछ दस्ते छुपे हुए थे। वहां ये गया। कौन गया? इसका गुलाम बदर। उसने आके बताया कि वो दस्ते वहां बैठे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपको अपना सरबरा मान लेंगे अगर आप वहां चले जाते हैं तो। फिर हालात ठीक देखकर ये दोबारा गया बोट के ऊपर और वहां पहुंचा। उन दस्तों ने इसकी आहो भगत की, इसको अपना लीडर मान लिया और इस तरह करके इसने वहां से एक छोटी सी फौज की बुनियाद रखी, छोटी सी फौज की इब्तिदा की और उंदलस पे कब्जा कर लिया। उंदलस के साथ जो था वो करतबा दूसरा शहर था, बड़ा करतबा पे भी अटैक कर लिया। दोनों शहर इसने अपने कब्जे में ले लिए। 40,000 इसने बर्बर फौज तैयार की। बर्बर कबीला था और उस फौज को उसने, जिसे कहते हैं जिनरस पेज, खुली तनख्वाहें दी, उनको खुश कर दिया। तो जाहिर है वो शौक से लड़ेंगे, वो जज्बे से लड़ेंगे। अब यहां उसका पार्ट 1 हो गया, वो काबज हो गया स्पेन पे। अब स्पेन के इलाके में अब्बासियों ने अपना एक गवर्नर भेजा था। उस गवर्नर से कहा था कि अगर तुम वहां जाके अब्दुर्रहमान को मार दोगे, कत्ल कर दोगे, तो तुम्हें स्पेन की गवर्नरी मुबारक हो। लेटर दे दिया था, एक अपॉइंटमेंट लेटर कह लें कि उसको मारना है और आप वहां के गवर्नर बन जाएंगे। यूं कह लो उसको एक रिश्वत दी गई, आप कह लें बिफोर टाइम। अब वो गवर्नर वहां आ गया था, वो भी करतबा में, और इन्होंने अपना दारुल खिलाफा करतबा को बनाया। किसने? अब्दुर्रहमान ने। शाबाश। अब इसने आके सबसे पहला ये काम किया कि उनके गवर्नर को मारा, उसका सर काटा। सर काट के उन्हीं के फ्लैग में, उन्हीं के झंडे में, काले झंडे में लपेटा। उसको साथ नमक लगा दिया, थोड़ा कफूर लगा दिया। नमक और कफूर लगाने से ना खराब नहीं होती लाश या डेड बॉडी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब कुर्बानी आती है तो कुर्बानी के बकरों की जो खाली होती है उनको नमक लगा के रखा जाता है, साल्ट लगा के रखा जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि वो खराब नहीं होते। उसने भी ऐसे किया, उसके सर को साल्ट और कैम्फोर लगा के काले झंडे में लपेट के उनके जो था वो बगदाद रवाना कर दिया। जब बगदाद के पहले हुक्मरान, मैं बताया ना, सफा नामी आदमी था, उसने देखा, वो देख के वो बहुत डर गया। उस पर एक, जिसे कहते हैं ना कि दहशत तारी होगी, वहशत तारी होगी। उसने कहा ये क्या है,
हमारा आदमी मार दिया। उसके मुंह से बेख्तियार कुछ अल्फाज निकले जो तारीख का हिस्सा बन गए थे। उसने कहा थैंक गॉड देयर इज अ सी बिटवीन अस एंड आवर एनिमी, आवर फो। उसने फो का वर्ड यूज किया है, फो मीन एनिमी। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है उसके दरमियान और हमारे दरमियान एक समंदर हायल है, अगर यह समंदर ना होता तो ये हमें भी ऐसे ही मार देता। अब यहां से पार्ट 1 खत्म हो गया है, वो चला गया है और ये यहां जाते जाते इसको 6 साल लगे हैं। 20-21 साल का था जब शुरू हुआ और वहां 26 साल का था जब वो इक़्तिदार पे बैठा, जब उन्होंने अपना लीडर बनाया। इसको यूं कह लें 5-6 साल उसको सफर में लगे हैं, कभी फकीर बन के, कभी फार्मर बन के, अब वहां पहुंच के वहां का सरबरा बन गया है। इसकी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, बल्कि उसने कहा था कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 14 दिन सुकून से गुजरे हैं। और इसने फिर वहां कुछ इस्लाहात की हैं। पार्ट 2 शुरू होता है यहां से। इस्लाहात लिखी भी है, मैंने आपको बता भी देता हूं। कुछ रिफॉर्म्स की हैं, तरह तरह की रिफॉर्म्स की हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की हैं। अब इसकी ज्यादा जिंदगी लड़ने लड़ाने में गुजरी, क्योंकि पहला पार्ट था फतूहात करनी थी, इलाके कब्जे में करने थे। इसने स्पेन का बहुत सा इलाका अपने कब्जे में कर लिया और वहां कुछ इस्लाहात की। इसके बाद में जो आने वाले लोग थे वो मैंने पहले तो इसके नाम भी लिखे हैं। देखें अब्दुर्रहमान अव्वल लिखा मैंने, ये कुछ टाइम रहा है। उसके बाद इसका बेटा हशाम आया है, फिर अल हकम आया है, फिर अब्दुर्रहमान 2 आया है, फिर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आया है, फिर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद आए हैं, फिर अब्दुर्रहमान 3 आया है। ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि सलसल या कंटिन्यूटी रहे आपके लिए, वरना इनकी जरूरत नहीं है, ना हमें जरूरत है, ना हमारे टॉपिक का हिस्सा है ये। हमारा टॉपिक है अब्दुर्रहमान अव्वल और अब्दुर्रहमान 3, वो मैंने लिख दिया, उसकी आपको डिटेल भी बता देता हूं मैं। अब्दुर्रहमान 3 जो था, अब उसके बाद वो आया है। ये जो बीच में गुजरे ये थोड़े से इतने यूं कह लें एबल नहीं थे, काबल नहीं थे, इतने लड़ाके नहीं थे। इन्होंने इनसे कुछ इलाके वापस अब्बासियों ने छीन लिए थे। लेकिन अब्दुर्रहमान ने आते ही पहला काम ये किया कि जो छीने हुए इलाके थे वो वापस लिए। किसने? अब्दुर्रहमान 3 ने। इससे पहले लोग आए हैं, मैंने बताया ना, मैंने कंटिन्यूटी के लिए नाम लिख दिए आपके लिए, लेकिन जरूरत नहीं है। अब्दुर्रहमान 3 की बात हम कर रहे हैं। उसने आके फिर कुछ इस्लाहात की हैं। अब्दुर्रहमान 1 ने जाते जाते करतबा मस्जिद की बुनियाद रखी थी, जिस तरह के शाम में मस्जिद थी, बगदाद में मस्जिद थी, कुस्तुनतुनिया में मस्जिद थी, मक्का में मस्जिद थी, उसी लेवल की एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी 2 साल पहले अपने मरने से। और लेकिन वो उसकी तकमील, उसकी कंप्लीशन नहीं देख सका, पहले ही फौत हो गया। फिर उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने उस मस्जिद को कंप्लीट कराया। उस मस्जिद के लिए बाहर से बैरूने मुल्क से पत्थर मंगवाया गया, उसको बनाया गया। और उसके बाद उन्होंने फौज में भी इजाफा किया। 40,000 इसने रखी थी, उन्होंने 1 लाख तक फौज में इंक्रीज किया। इसी तरह उन्होंने कुछ इस्लाहात की हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इस्लाहात पार्ट 2 है, लेकिन इससे पहले अब्दुर्रहमान के बारे में सुन लें। अब्दुर्रहमान पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, अब्दुर्रहमान अव्वल की बात कर रहा हूं। जब मैंने कहा ना, जब दरिया फरात से वो चला था, 20-21 साल का नौजवान था। ही वॉज अ स्ट्राइकिंग यंग मैन, जिसे कहते हैं शी जवान था। वो लंबे कद का था, रेड हेयर थे उसके, और उसके शार्प फीचर्ड थे, उसके जो नक्श थे बड़े तेज थे। एंड ही पोजेस्ड एन एक्सेप्शनल नर्व एंड एबिलिटी, उसके अंदर एक नर्व की एक बहुत बड़ी एबिलिटी थी, काबिलियत थी। यही तो वजह है इतने हालात देखकर वो जाके स्पेन का सरबरा बन गया। और उसने अपने लिए चुना, उसने कहा मैं अपने आप को खलीफा नहीं कहलाऊंगा, बल्कि मैं अपने आप को अमीर कहलाना पसंद करूंगा। उसने पहला अमीर अपने आप को कहलवाया। और उसके बाद जो अब्दुर्रहमान 3 आया, उसने जाके अमीर खत्म करके अपने आप को खलीफा कहलाना शुरू कर दिया। अब्दुर्रहमान 3 के बाद अपने आप को खलीफा ही कहलाते रहे। अब अब्दुर्रहमान 3 के कारनामे क्या हैं? और उसके बाद अल हकम, ये 961 ईस्वी में आए हैं। अल हकम पहले 2 आ चुके हैं, ये अल हकम 3 है। अल हकम जो था, ही वाज अ लर्नड पर्सन, वो आलम फाजल आदमी था। इन 2 ने फिर स्पेन को मराज तक लेके गए हैं। स्पेन को इन्होंने, असल में इन्होंने ही स्पेन को हीरा बनाया है। और अल हकम, मैंने बताया ना, आलमों की कदर करता था, टीचर्स की कदर करता था, प्रोफेसरों की कदर करता था। ये पढ़ने लिखने वाला था, पढ़ने लिखने का शौक था, पढ़े लिखों की कदर करता था। और ये दूसरे 2 हैं, ये लड़ाई झगड़े में, फतूहात करने में ये माहिर थे। अब इन दोनों के दौर में जो तरक्की हुई है, यूं कह लें कि 9 ईस्वी से लेके और 13 ईस्वी तक, जिसे कहते हैं मुसलमानों के अरूज का दौर कहा जाता है, स्पेन की बात कर रहा हूं। इसीलिए हम देखते हैं कि जर्मन की एक नन थी,
ایک جرمن نن نے جب یہ دیکھا نا तरक्की देखी करतबा की, उसने कहा इतनी करतबा तरक्की कर गया, ये यूरोप से भी आगे चला गया है। उसने भी इसको कहा था कि दिस इज द जूल ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का हीरा है, दुनिया का कीमती पत्थर है। ज्वेलरी भी इससे निकला है, ज्वेलर शॉप, ज्वेलर इससे निकला है, ज्वेलरी भी इससे निकला है। ज्वेल कहते हैं प्रेशियस स्टोन, कीमती हीरा, कीमती पत्थर, दुनिया का, वर्ल्ड दुनिया, ये दुनिया का कीमती पत्थर है, दुनिया का कीमती हीरा है। क्यों कहा था उसने? यही तो बताने वाला हूं। ये रिफॉर्म्स हैं, इन्होंने क्या कुछ किया है उधर ही हम बढ़ रहे हैं। लिखा भी है मैंने आपको, जो था वो इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है, बोल भी रहा हूं, बता भी रहा हूं। उसने कहा था अपने लिए अमीर का लक़ब इख्तियार किया था। फिर आपको पता है कि अब्बासी खानदान ने जुम्मे का खुतबा बदल के अपने नाम से शुरू कर दिया था, वो भी इसने बंद कर दिया। इसने कहा ये बंद करें खुतबा। और दूसरा काम उसने किया, जो इनकम होती थी ना पूरे कंट्री की, लिखा मैंने 62 लाख 6.2 मिलियन, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा उसने कहा था मेरी फौज पे खर्च करो, फौज को खुली तनख्वाहें दें, और दूसरा हिस्सा खजाने में जमा करो, एक हिस्सा रिफॉर्म्स पे लगाओ, रिफॉर्म्स करो। रिफॉर्म्स क्या क्या थी वो भी आगे आ रही हैं। फिर उसने यूं कह लें कि करतबा से बाहर एक पैलेस बनाया, बहुत बड़ा पैलेस था जिसमें 400 कमरे थे, और उसका नाम अज़हरा पैलेस रखा। उस ज़हरा पैलेस के उसने बाउंड्री वॉल भी करवाई, उसके पास एक बाग भी लगवाया, बाग में आबशारें थीं, शेडेड ट्री थे, और उसने अपने उस अज़हरा पैलेस के लिए बाहर से पौधे मंगा के लगाए, जिसे कहते हैं एक्सोटिक प्लांट्स लगाए, जिसमें अनार के प्लांट थे, आड़ू के प्लांट थे, पीच थे, और जिसमें पाम ट्री भी थे, जिसे कहते हैं कि डेट, खजूर के दरख्त भी थे। बल्कि खजूर का इकलौता दरख्त जो उसने शाम से मंगवाया था, उसको मुखातब करके उसने कुछ शेर भी कहे हैं। ही सेड सम वर्सेस, वर्स बुक में तो लिखी हुई, बस बताया गया है, उसने उसको कुछ शेर भी कहे थे। तो अब ये उसका ज़हरा पैलेस की बात हम कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ज़हरा पैलेस को 10,000 लोगों ने 20 साल में बनाया था, और 1500 जानवर भी यूज हुए थे, क्योंकि मशीनरी उस दौर में नहीं थी। तो गधे हो गए, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, जो जिसे कहते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन हैव बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ज़हरा पैलेस। बीस्ट ऑफ बर्डन, जितने भी जानवर यूज किए गए, 1500 के करीब उसने बुक में लिखा है। 10,000 लोग थे, 20 साल लगे उसको। और उसने मैंने बताया ना, पीच के ट्री, पोमीग्रेनेट के ट्री, और फिर उसने एक बाग बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि शेडेड ट्री थे, वाटरफॉल्स थी, झरने थे। उसको उसने उसको नाम दिया जन्नतुल आरफीन, बाग का नाम। और ज़ाहिर है अब करतबा के लिए पानी नहीं था, करतबा और ज़हरा के लिए या पैलेस के लिए, तो उसने एक एक्सोटिक, एक्वेटिक, एक नहर बनाई, साफ शफाफ पानी की, जो शहर को पानी सप्लाई करती थी। और उसके बाद उसने जो बाहर से सफ़ीर या बादशाह आते थे, उनके लिए भी तीन के करीब शहर में ना 3 जगह से पैलेस तामीर करवाए अलग अलग से। फिर उसके पास रूम, जर्मन, इटली, फ्रांस के सफ़ीर आते थे, वो बड़ी तारीफ करते थे। वैसे मुसलमानों का दौर जो है वो तरक्की के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हर जगह माना हुआ है। जहाँ भी आप देख लें, यहाँ इंडिया में देख लें, मुगल आए थे, उन्होंने भी यही काम किया था बनाने में। और इससे पहले आप देखें इसके जो नक्शा खींचा ना, क्योंकि इससे पहले शाम में इनकी हुकूमत थी, क्योंकि बनी उमैया का जो दारुल खिलाफा था वो शाम था। शाम बहुत एक तरक्की याफ्ता इलाका था। उसको देखते हुए उन्होंने इसकी तरक्की शुरू की। इसकी उसने पक्की सड़कें बनाई, सड़कों पर लाइटें लगवाई। और उसने कहा था जब फ्रांस में बारिश होती थी ना, तो बाहर कीचड़ में निकलना मुश्किल होता था लोगों के लिए बारिश में, लेकिन यहाँ सड़कें पक्की, लाइटें लगी हुई हैं, और इसीलिए तो इसको दुनिया का हीरा कहा गया था। और लिखा भी है मैंने। फिर उसने कहा कि रोशन गलियां थी, वहाँ जो दरिया था, उस दरिया के ऊपर पुल बनाना था, ब्रिज बनाना था, उसमें 17 मराबें, आर्क उसने बनाई, उस पुल को तमीर किया ताकि राब्ता दोनों तरफ से हो सके। फिर उसने कहा था करतबा में उस वक्त 1.5 लाख के करीब घर थे, जिनमें 5 लाख लोग रहते थे। अब 5 लाख लोगों के लिए उसने
700 मस्जिदें बनाई। फिर उसने कहा था 300 वाशरूम गुस्ल खाने बनाए। फिर उसने कहा था कि ये लोगों के लिए था सारा कुछ। उसके बाद उसने ज़राअत की तरफ आया, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की। एग्रीकल्चर में क्या किया कि उन्होंने जो यूं कहने स्पेन के अरबी थे उन्होंने लोगों को बताया चावल कैसे काश्त करना है, चावल करके दिखाया। गन्ना है, कपास है, गंदम है, जैतून है, ज़ाफ़रान है। फिर इसके अलावा कुछ प्लांट्स, कुछ जिसे कहते हैं ना फ्रूट ट्रीज लगाए गए, जिनमें अंगूर था, ग्रेप्स है, खुबानी, आड़ू, अनार और संतरे वगैरह के दरख्त लगाए गए। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए मैं कुछ देख रहा हूँ कोई चीज़ रह ना जाए आपको बताने के लिए। फिर उसने कहा था जब इतनी तरक्की कर ली, एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई, जब माल इतना ज़्यादा हो गया, मुल्क में खर्च करके फालतू होता था, उसको फिर एक्सपोर्ट करना था, तो फिर एक दरियाई बंदरगाह यूज़ की गई। उसके लिए चीज़ें बाहर भेजी जाती थी, और ये चीज़ें बाहर भेजी जाती थी जिसे कहते हैं कि वूल है, हिंदुस्तान भेजी जाती थी, वस्त एशिया भेजी जाती थी, मक्का, दमिश्क और बगदाद भेजी जाती थी। तो अब ये सनती तरक्की उस दौर में बढ़ी हुई, ये सारी रिफॉर्म्स ही हैं, रिफॉर्म के ऊपर ही पूरा चैप्टर है, इसलिए मैंने रिफॉर्म कोई नहीं छोड़ी, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और संतों में उसने कहा था हमारी वूल की सनत, ऊन की सनत जिसे कहते हैं, सिल्क और सिल्क वॉर्म। आपको ये पता है कि रेशम के कीड़े पहले चीन में पाले जाते थे, उसके बाद अब ये स्पेन में भी काम शुरू हो गया था। फिर उसने कहा था मेटल के, उसके बाद आयरन के, उसके बाद जो थे वो अर्दनवेयर, मिट्टी के बर्तन, ग्लास, शीशे के बर्तन, ये सारे के सारे स्पेन में बनाए जाते थे। तलवारें इतनी अच्छी बनती थी जैसे शाम और दिमिश्क में बनती थी, तलवारें बहुत अच्छी बनती थी। फिर उसने कहा चमड़ा साफ करना, चमड़ा रंगना, उनके ऊपर बेल बूटे बनाना, ये काम जो था ये भी स्पेन में शुरू हो गया। फिर उसने और कहा है कि डाक का सर्विस शुरू हो गई। फिर उसने कहा है कि वहां सिक्के बनने शुरू हो गए, और आपको पता है जो सोने का सिक्का बनता उसको दिनार कहते थे, और जो चांदी का सिक्का बनता उसको दिरहम कहते थे। ये काम भी इसी दौर में शुरू हुआ, स्पेन के दौर में शुरू हुआ। फिर उसने कहा था कि कारीगर इनके पास इतने आला पाए के थे कि 1300 वेवर्स जुलाहे जो लूमे लगाते थे, जिनके ऊपर खद्दर और जिसे कहते हैं खेस, खद्दर और दूसरे कार्पेट और दरिया, इसके अलावा बहुत सा काम जो खद्दर या कपड़े का बनता था, लूम्स लगाई जाती थी, हैंड लूम्स, जिसके ऊपर वेवर्स बैठते थे। 13,000 उसने कहा जुलाहे जो थे वो महर हमारे पास थे। बल्कि जब किसी दूसरे इलाके को जरूरत पड़ती थी, जर्मन को जो मैंने लिखा है, या उसने कहा इटली को या फ्रांस को, तो वो हमसे लेते थे कि आपके कारीगर हमें दे दें, हमने काम करना है, वो हमसे मंगवाते थे। फिर उसने कहा था कि हमारे पास सर्जन थे, पेंटर थे, ग्लूकार थे। ये सारे का सारा काम जो किसने किया? अब्दुल रहमान ने। शाहबाज। उसके बाद दौर आता है हकम का दौर, अल हकम मैंने बताया एजुकेशनिस्ट था, और उसने जो करतबा मस्जिद की बुनियाद रखी थी, अब्दुर्रहमान अव्वल ने, आपको याद होगा, उसको एक्सटेंड करके करतबा यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ज़हरा पैलेस को भी ज़हरा यूनिवर्सिटी बना दिया गया। उसके बाद चूंकि ये मैंने बताया ना आलम फाजल था, इसकी कोशिश थी कि शहर में लाइब्रेरियां बने। इसने शहर में लाइब्रेरियां भी बनाई और अपनी ज़ाती लाइब्रेरी भी बनाई। ज़ाती लाइब्रेरी में 4 लाख के करीब किताबें थीं। इसने अपने जो लोग थे ना, मुख्तलिफ इलाकों में भेजे, जो तरक्की याफ्ता इलाके थे, शहर थे, उनमें भेजे कि लाइब्रेरियों में जाओ और एक एक बुक मेरी लाइब्रेरी के लिए लेके आओ। और ये लोग इसको एलची उसके गए, और उन्होंने जो किताब नहीं मिलती थी उनको कहा कि वहां बैठ के उसकी कॉपी करो, हाथ से लिख के लेके आओ, वो बुक मेरे तक आनी चाहिए। इसके लोग फैल गए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में, और वहां बैठ के जो बुक नहीं मिलती थी उसका हाथ से लिख के प्रिंट लेके आते थे। ये लिखा भी है मैंने, क्योंकि हकम का दौर इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों की मूवमेंट। और ज़हरा यूनिवर्सिटी, करतबा यूनिवर्सिटी, उसने 27 मुफ्त तलीमी इदारे बनाए थे कि 27 मुफ्त हर कोई तलीम हासिल कर सकता है। यही तो बात है जो एंड पे लिखी, मैंने अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद उसने मशरक से प्रोफेसर मंगाए। उसने कहा कि इनको जिद्दत से रूशनास कराया जाए।
हमारे जो है ना वो तो एजुकेशन के वैसे ही खिलाफ होते हैं, लेकिन यही आलम असल होते हैं। उन्होंने मशरक से प्रोफेसर मंगाए, उनको दिल खोल कर तनख्वाहें दी और उनको अपनी यूनिवर्सिटियों में रखा। उसके बाद 70 लाइब्रेरियां मैंने कहा ना इसने शहर में बनाई। ये उसके एजुकेशन से प्यार या मोहब्बत की अक्कासी करती हैं। अपने लिए एक ज़ाती लाइब्रेरी बनाई जिसमें 4 लाख किताबें रखी, और वो किताबें कहाँ कहाँ से सिकंदरिया, बगदाद, दमिश्क, इराक से इकट्ठी की गई थी। और उसके अलावा उसने कहा था इतनी किताबें थी कि उनको 44 जो बुक्स है ना उनकी लिस्ट थी, यूं कैटलॉग कह लें आप, यानी कि कैटलॉग बनाने के लिए 44 बुक्स थी सिर्फ कैटलॉग की, जिसके ऊपर क्या लिखा होता, बुक का नाम, मुसन्नफ का नाम, बुक का नाम, मुसन्नफ का नाम, लिख लिख के 44 बुक्स भर गई थी। इतनी किताबें इसकी लाइब्रेरी में थी। क्लियर। उसके बाद इसने कहा था कि अब ये इराक में उसने एक आदमी भेजा इराक में किताबें लेने के लिए। वहां उसको जाके पता चला कि इस बहानी नामी एक राइटर है, ये तारीखदान था, असल में बड़ा फेमस है ये, वो एक बुक लिख रहा था, अगानी उसका नाम था। उसने कहा था भाई तुम बुक लिख रहे हो? उसने कहा हाँ अभी लिखी नहीं मैंने। तो उसने 1000 दिनार भेजा, देखें 1000 दिनार सोने का, और उससे कहा कि जब लिखोगे तो पहली कॉपी जो थी वो करतबा भेज दिया आपने। इससे वादा लेकर उसको पैसे दिए और फिर उसने पहली कॉपी भेजी। ये उसकी थोड़ा सा तारीखी पस मंजर था जो आपको मैंने बताया है। और इसकी तालीम को देखते हुए बुक का आखिरी सेंटेंस यही लिखा है। डच स्कॉलर था डोजी, उसका नाम था डच स्कॉलर डोजी। उसने आखिरी सेंटेंस बुक का लिखा है, नियरली एवरीवन कुड रीड एंड राइट। कह रहा था इतने अच्छे हालात थे पढ़ने पढ़ाने के, इतने अच्छे मौके पैदा किए गए थे कि तकरीबन हर कोई वहां पढ़ लिख सकता था अगर वो चाहता तो। क्योंकि इल्म ऐसी चीज है कि आप ऊपर लाद नहीं सकते। आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पानी पीने तक मजबूर नहीं कर सकते। तो पानी इसने बना दिया ना, हालात पैदा कर दिए, 27 स्कूल बना दिए, फ्री में यूनिवर्सिटियां बना दी, प्रोफेसर बाहर से मंगा दिए। अब कोई पढ़ना ना चाहे तो क्या करेगा? तो ये डोजी साहब ने कहा था कि हर कोई पढ़ सकता था अगर वो पढ़ना चाहता तो इसके साथ ही ये इसकी रिफॉर्म्स खत्म होती हैं। तो मैंने बताया था 2 पार्ट में चल रहा है ये। इसके बाद अगर आप इसके आगे अब्बासिया खानदान के बाद सल्तनत उस्मानिया आती है, वो भी आपके चैप्टर में है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मुस्तफा कमाल पाशा, उसमें उसका भी मेंशन किया जाएगा। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।